Today we'll discuss about impulse of force. Okay. So first of all we'll see what do we mean by impulse. Do you know impulse means what? Yes? No? Okay. So write the simple definition of impulse. Impulse of a force is a measure of total effect of the force. Okay, and mathematically impulse is equals to what? Average force into time. Average force into time. This is mathematical formula of the impulse. Okay. So here, what is the unit of impulse? If we know the formula, then we can easily say the unit of impulse is what? Yes? Unit of impulse is what? Newton per second. Very good. The unit of force is what? Newton. And time is what? Second. Now tell me the dimension of the impulse. Yes? Is there any length? Yes? No, sir. No? Yes, sir. Length. Fourth with respect to time. Okay. Mass? Mass? नहीं. अरे किसी बॉडी को मूव कर जाना है, आप फोर्स अप्लाई करने के बाद उसे मूव कर जाओगे ना, या कोई भी बॉडी जब मूव होगी एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? मास है या नहीं? यस? ओके. सो यहाँ पे मास भी है और टाइम. यस? फॉर फोर्स. ये हो गया फोर्स के लिए. इतना समझ में आया? लेंथ, मास और टाइम, ये हो गया फोर्स के लिए. लेकिन जो बाद में है जो टी है, उसके लिए एक सेपरेट से टी बनाना पड़ेगा. बराबर? अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे बनेगा इक्वेशन? एल एम टी रेस टू -1. आया समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पे? सॉरी, अब समझ में आएगा आपको, वैसे नहीं समझ में आएगा. हो गया? तो ये हो गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गया उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला. अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? यस? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जिसे हमें अगर मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के हिसाब से अगर लिखना है तो हम क्या लिखते थे? फोर्स इज इक्वल्स टू dp अपॉन व्हाट? dt. dp अपॉन व्हाट? dt. ओके. तो यहां पर ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इसे जब हम मोमेंटम या फिर डाइपोल मोमेंट या मोमेंटम के हिसाब में जब लिखते हैं तो वो हो जाता है dp अपॉन dt. तो ये p क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे हमारा? यस? ये p क्या डिनोट कर रहा है? मोमेंट या मोमेंटम. ओके. और ये जो टाइम है ये t टाइम. ओके. तो जो डेफिनेशन है इंपल्स का अभी हमने लिखा है, डेफिनेशन कोई बंदा पढ़ेगा? यस? उसे लिख भी लेंगे ताकि अच्छे से समझ सके. यस? बोलो. Impulse of a force is measured on impulse of
force is measured of yes total effect of force, या उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। अब मान लो कि कोई एक कील है, ये कील है जो दीवार में हमने फिट करना है, तो हम क्या करेंगे, हैमर से उसे हिट करेंगे। सो इम्पल्स फोर्स जो है उसकी इंटेंसिटी सडन बढ़ जाती है या फिर सडन कम भी हो जाती है। समझ में आ रहा है, सडन बढ़ना या सडन कम हो जाना उसे कहते हैं इम्पल्स फोर्स। सो एवरेज फोर्स इनटू टाइम क्या है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। फिर एवरेज फोर्स कैसा है कि जो सडन बढ़ भी जाता है कम हो जाता है, तो इस दौर में हम उसे ना कम मान सकते हैं ना ज्यादा मान सकते हैं, फिर उसे हमें क्या मानना है, एवरेज। जो कम है उसको हाईएस्ट से ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, जो मिल जाएगा वो एवरेज हो जाएगा, बराबर। तो वो कील वाला एग्जांपल जो है, जब जैसे ही मैं हैमर से हिट करूंगा तो हिट करते वक्त क्या होगा, जब तक वो कील को नहीं लग रहा है तब तक फोर्स का इंटेंसिटी कितना है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही वो उस कील को लग जाएगा फोर्स सडन कम हो जाएगा। सडन, जैसे कि अब कोई गेंद है, इसको ऐसे अगर फेंक दूं तो वो सडन कम होता है क्या, नहीं, जैसे जैसे फ्रिक्शन होते जाएगा वैसे वैसे फोर्स कम 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 होता जाएगा, बराबर। तो वहां पे हम क्या बोलते थे उसे, यस निगेटिव एक्सेलरेशन, क्या बोलते थे, निगेटिव एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा था, लेकिन यहां पे निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, सडन ज्यादा है या फिर सडन कम है। उसका सेकंड एग्जांपल, जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, अगर कोई बहुत हाइट से गेंद आपके पास आ रही है, हाई कैच है, तो आप उस गेंद को कैच करोगे तो किस तरह से करोगे, लॉजिक क्या रहेगा, उसका हिटनेस अगर कम करना है तो यस जैसे ही गेंद आपके हाथ को छुएगी उस सेकंड को ही आपको हाथ को पीछे लाना है। आप हाथ को पीछे ला रहे हो मींस फोर्स को कम कर रहे हो, तो फोर्स कम कब होगा, जब टाइम बढ़ जाएगा। फोर्स कब कम होगा, जब टाइम बढ़ जाएगा। तो इंपल्स ऑफ फोर्स क्या है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। मान लो कि आपका फोर्स 20 है, रफली कितना है, आपका फोर्स 20 है और आपका वक्त कितना है, 1 है, मींस 1 सेकेंड है। अगर 1 सेकेंड में वो आप लोगे तो टोटल इफेक्ट कितना होगा, जो है वो ही फोर्स कम होगा क्या। लेकिन इस टाइम को, इस सेकंड को अगर आप बढ़ा दो, मान लो मैंने इसको कर दिया 4, फोर्स आपका कितना है 20, बराबर। इसको अगर 4 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 5, फोर्स कम हो गया कि नहीं। हमने टाइम को एक्सटेंड कर दिया, टाइम को बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो गया। मींस जैसे ही हाथ में गेंद आएगी आपके, अगर वहीं पे रुके रहोगे तो पूरा इंटेंसिटी वो एक्सर्ट करेगा आपके हाथों पे और आपको हिट होगा, आप फील कर पाओगे उसको। लेकिन हाथ में आते से अगर आपने ये टाइम को बढ़ा दिया, टाइम को बढ़ा रहे हो ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मींस उसका हिटनेस आप कम कर सकते हो। तो यही तो है ना, इंपल्स फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज टाइम, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। अगर आप टाइम को बढ़ा दो तो उसका हिटनेस कम कर सकते हो। यहां तक समझ में आया, ओके। ये लिख लो सब चीजें। हो गया अच्छे से, ओके। अब
ये जो है हमारे पास क्या है, ये वाला इक्वेशन, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, यस, dp अपॉन dt, dp अपॉन dt। यहां से अगर आपको dp निकालना है तो कैसे निकालोगे? यहां से F इंटू dt डेफिनेटली मिल जाएगा आपको, देख लो अच्छे से। हाँ क्या बोले? मैं तो आपको वही पूछ रहा हूं ना कि क्या करोगे। ये इसको समझने के लिए ना आप हर बार वो चीजें लिया करो। क्या क्या निकालना है? आप 12 निकालना है ना? क्या निकालना है? 12। तो क्या होगा? ये ऐसा होगा ना, आपने ऐसे क्यों बोला? क्या बोले? सर वो डिवाइड करते हैं ना हम लोग, तो याद हो गया इसलिए। तो फिर अब ये कैसे होगा? यस, F इंटू dt। ये F क्या है हमारा? हर बार एवरेज है, बराबर। अब क्या करो? इंटीग्रेट करो बोथ साइड को। क्या करो? इंटीग्रेट। अब इसकी जो बोथ साइड है मीन्स ये है dp, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट देना होता है। मीन्स व्हाट? इनिशियल पोजीशन ये होगी उसकी फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स कितना है? 0 है। एक तो 0 है या तो फिर कुछ है, समथिंग 0 है या फिर 1 है, बराबर। समझ में आ रहा है? इंपल्सिव फोर्स या तो 0 है या तो 1 है। देन नेक्स्ट इज व्हाट? यस, फोर्स AVG इंटू व्हाट? यस, dt। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मिल जाएगा क्या? P, बराबर, मोमेंटम, विच इज इक्वल टू व्हाट? ये फोर्स एवरेज, फोर्स को बाहर निकाल दोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? T, और इसके लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू अपर लिमिट, बराबर। तो अल्टीमेटली मिला क्या है हमें? यस, AVG इंटू वॉट? T, दैट इज इंपल्सिव फोर्स। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो ये जो मिला है, तो इंपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला तो यही ना, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। if impulsive force is more, if impulsive force is more, then hitness will be और स्ट्रोक, हम उसे हिटनेस माने फिर स्ट्रोक माने, कैसा होगा? अगर इंपल्सिव फोर्स ज्यादा है, मोर है, तो हिटनेस कैसा होगा? ज्यादा होगा ना। अब उसे कम करने के लिए आपको क्या बढ़ाना होगा? तो वो डेफिनेशन से, वो एक सेंटेंस में बनाना है। इफ इंपल्सिव फोर्स इज मोर देन हिटनेस विल बी हाई, मोर या फिर लार्जर, ऐसा कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो। किया? ओके, फुल स्टॉप। if you want to decrease the hitness or intensity of hitness, then we must increase in yes, क्या बढ़ाना होगा? इंक्रीज इन टाइम। तो हमें टाइम को बढ़ाना ही होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट। क्या बोले? हाँ लिख लो ना, इंटीग्रेटिव पार्ट ना। तो ये तो ऐसे भी हो जाएगा ना? क्या उससे आप
यस, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, या फिर I इज इक्वल टू डेल्टा P। यस, जो ये रिजल्ट आएगा उसको हम डेल्टा P तो बोलते हैं। नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये दो लाइन भी लिख लो फिर अगर लिखना ही है तो। इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मीन्स डेल्टा P। अब इसको दिखाना ही क्यों है, इम्पल्स को पढ़ना ही क्यों है? सो नेसेसिटी ऑफ इम्पल्सिव फोर्स और नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग इम्पल्स, टाइटल क्या रहेगा? नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग इम्पल्स। क्यों? अगर प्लेन लैंड होते वक्त डायरेक्टली लैंड हो जाए, डायरेक्टली अगर लैंड हो जाए हेलीकॉप्टर के जैसे, एक जगह पर रुक जाए आते से, तो क्या होगा? यस, डेफिनेटली क्रैश हो जाएगा। तो उसका जो फोर्स है, इम्पल्स फोर्स, उसको कम करने के लिए क्या किया गया? एक रनवे बनाया गया, लैंड होते होते चलने भी लग जाएगा। जैसे कि हमने इससे पहले एक बार पढ़ा था, चलती ट्रेन में से अगर आपको उतरना है किसी प्लेटफॉर्म पे, बहुत स्पीड वाली नहीं, एक कंसिडरेबल स्पीड हो या 10 किलोमीटर पर आवर या फिर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है ट्रेन, तो उस ट्रेन से अगर आपको उतरना है नीचे, तो आप उतरने के लिए लॉजिक क्या रखोगे? जिस डायरेक्शन में ट्रेन दौड़ रही है आप उसी डायरेक्शन में दौड़ोगे उतरते से ही, ताकि होगा क्या? आपकी बॉडी जिस लीनियर मोमेंट में है उसी लीनियर मोमेंट में आप चलते रहोगे। जैसे ही टाइम बढ़ जाएगा आपका फोर्स कम हो जाएगा, है या ना? तो प्लेन का भी तो वही है ना, जैसा प्लेन लैंड होगा तो प्लेन का जैसे ही लैंड होगा मीन्स उसका स्पीड बहुत कम होगा। क्या? लैंड होते से नहीं, उसको ब्रेक नहीं है ना, उसको सडन ब्रेक नहीं है, बराबर। तो जैसे ही लैंड होगा तो लैंड होने के बाद उसे एक स्पेस लगेगा वो फोर्स कम करने के लिए। तो वो स्पेस क्यों? क्योंकि उसे टाइम स्पेंड करना है, टाइम को बढ़ाना है। लैंड होने के बाद अगर जितना टाइम उसको मिल जाए तो उतने टाइम में फोर्स कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इंस्टेड ऑफ प्लेन अगर हम सोचे हेलीकॉप्टर के बारे में तो क्या होगा? वहां पे क्यों डायरेक्टली वो लैंड हो जाता है हेलीपैड पे? उसे इंपल्स की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ सिंगल फैन पे है। किस पे है? सिंगल फैन पे। होगा क्या? उसका रोटेशन अगर कम कर दिया जाए तो वो एयर का प्रेशर कम बनाने लग जाएगा, बराबर। जैसे जैसे एयर का प्रेशर कम बनेगा उसका वेट बढ़ता जाएगा, वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आएगा, बराबर। जैसे ही वो टच होगा, वो सेंसर मशीन से कनेक्ट है, वो जैसे ही धरती से टच होगा उसका नीचे का स्टेयर, फैन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फिर जो घूमेगा वो ड्यू टू द एक्सेलरेशन घूमेगा। समझ में आ रहा है? तो प्लेन में वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे सिंगुलर फैन नहीं है, बाय डायरेक्शनल फैन है। इस वजह से उन्हें डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकते। डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे तो वो इम्बैलेंस भी हो जाएगा या फिर क्रैश हो जाएगा। क्लियर? सो इम्पल्स फोर्स को आप क्यों पढ़ना है? ये सब चीजें रिड्यूस करने के लिए, ये क्रैशेस रोकने के लिए हमें वो पढ़ना है। तो टाइटल क्या डाले? नेसेसिटी ऑफ इम्पल्स। If a force is constant, over a given interval of time, if force is constant over a given interval of time, or if we know how it varies, with time,
टाइम, comma, we can calculate the corresponding changes. We can calculate the corresponding changes in momentum directly by कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? यस, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट डायरेक्टली बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड टाइम। ऐसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दो। हो गया। यही ज़रूरी है। इम्पल्सिव फोर्स को अगर पढ़ना है और उसकी नेसेसिटी को अगर जानना है तो आपको क्या करना होगा? फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? ज़रूरी क्या है? वो क्रैशेस रोके जाए, वो हिटनेस कम किया जाए, बराबर। इन सबको अगर देखना है बहुत बार होता क्या है, मान लो कि आपने कभी स्टंप को बैट से ज़मीन में फिट किया है क्या? क्रिकेट खेलते वक्त अगर स्टंप नीचे गिर जाए तो हम क्या करते हैं? यस यस, हाँ। वो डंडे से क्यों मारते हैं हम उसे? जबकि हमारे पास बैट का ऐसा सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस, वो अगर हिट करेंगे तो अच्छे से लगेगा ना? नहीं, बैट अगर उससे खराब होती तो बॉल भी तो हर बार लग रहा है उसे। नहीं, रीज़न वो नहीं है भाई। हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, वो रीज़न नहीं है उसका। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं उस छोटे से सरफेस पे अगर कोई बड़ा फोर्स अप्लाई करूं, कोई बड़ा सरफेस वाला फोर्स अप्लाई करूं, तो होगा क्या? मान लो कि एक वो स्टंप है, अब इस स्टंप पे अगर ऐसे बैट से मारोगे तो पूरा फोर्स कहाँ जाएगा? स्टंप पे जाएगा क्या? नहीं, जितना स्टंप का एरिया है उतना ही फोर्स स्टंप को मिलेगा, बाकी का फोर्स स्कैटर हो जाएगा। वो ऐसे जाए चले जाएगा ना, स्टंप फिट होगा क्या? नहीं। फिर वो जो फोर्स है वो जाया कैसे जाएगा? वो एक्सटर्नल फोर्स ये बॉडी को डिफॉर्म करेगा ना। जो बची हुई बॉडी है जो स्टंप के कांटेक्ट में नहीं है, वो फोर्स वहां से बाहर निकलेगा ना। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार बोला था, वो एक रफ कैलकुलेशन था। देखो कैसे, अगर आपने एक पानी का बकेट भर के लाया, ओके, उसे लेके आए और कुछ काम निकल गया, आप उसे एक जगह छोड़ दे और वो काम करने चले गए। अब उतने गैप में क्या हुआ? कोई एक बंदा आया, वो बकेट लेके गया, खाली करके लाके रखा। अब जैसे आओगे आपका इंटेंशन क्या होगा कि बकेट भरी हुई है, बराबर। आप उसे चेक नहीं किए, आप शायद मोबाइल में हो सकते हैं या आप कहीं भी हो सकते हो। आपने जब बकेट को उठाया तो आपने फोर्स कितना अप्लाई किया? बकेट भरी हुई है ये समझ के। और जब आप उसे उठाओगे तो आपको यहाँ पे पेन फील होगा। ये पूरे हिस्से में क्या फील होगा? पेन। क्यों? आपने फोर्स तो अप्लाई किया था भरी हुई बकेट के लिए, वो तो खाली है, वो तो उठ जाएगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा फोर्स जिसकी जरूरत नहीं है उसको, वो आपके मसल में स्ट्रेस लाएगा ना, क्योंकि वो एग्जर्ट ही नहीं हुआ वहां से। समझ में आ रहा है? और एक बात आपको अच्छे से बता दूं, वो कैसे कब होता है? अगर मान लो कि आपके हाथ में कोई एक गेंद है रबर का, बराबर, या फिर एकदम हल्का सा गेंद, उस गेंद को आप फेंक रहे हो पूरी ताकत से, तब भी आपको पेन फील होगा। अगर उस गेंद की जगह आप कोई ऐसा पत्थर ले लो और उसे पूरी ताकत से फेंक दो, तब उतना पेन नहीं फील होगा। तो इसका मतलब क्या है? उस ऑब्जेक्ट के मास के हिसाब से फोर्स अगर अप्लाई किया तो ठीक है, फिर पेन नहीं होगा, क्योंकि वो उतना फोर्स रिसीव भी कर पाएगा ना, उसका मास उतना है। तो अगर मास कम है और वो फोर्स उतना रिसीव नहीं कर पाएगा तो कैसे करोगे? इतने दूर काहे को जाने का? एक कागज का टुकड़ा लो छोटा सा, अभी
लो थोड़ा सा और उसे जोर से फेंक के दिखाओ। नहीं, वो जाना ना जाना बात की बात है, बात की बात है, आपको पेन फील होगा। मुझे बोलना यह है कि जब आप उस स्टंप को बैट से हिट करते हो ना, अगर बैट के डंडे से हिट करोगे तो सरफेस ऑफ द स्टंप एंड सरफेस ऑफ द बैट का वो जो पकड़ने का हिस्सा है, उन दोनों का फोर्स, जब वो कोलिजन होगा, उनका क्या होगा, कोलिजन, तो इससे आया हुआ पूरा फोर्स इसमें ट्रांसफर होगा, स्कैटर्ड नहीं होगा फोर्स। इस वजह से हम डंडे से ठोकते हैं। फ्लैट सरफेस खराब होगा इस वजह से नहीं, वो सोच हमारी बन चुकी है उस हिसाब से। ओके, लीव इट। हमें अब पढ़ना क्या है, सेकेंड चीज पढ़नी है, रोटेशनल एनालॉग। रोटेशनल एनालॉग ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, रोटेशनल एनालॉग ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, और इधर देखो फिर समझ में आएगा, और टॉर्क, और टॉर्क। टॉर्क यानी क्या? यस, टॉर्क बोले तो क्या? ओके, आप बोलो टॉर्क यानी क्या? जो अपोजिट साइड में, जैसे अपना टॉर्च, टॉर्च ऊपर का, पता नहीं सर। बैठ जाओ नीचे। यस सर, करंट होता है उसको कम करने की। नहीं 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 नहीं, बहुत दूर चले गए आप। मैं फिर भी बोला आपको, जब ये देखने के बाद तो आप टॉर्क बोले ना, एक ही बंदा बोला, सब थोड़े ना बोले। चार्ज को कम ज़्यादा करना है। नहीं ना भाई, नहीं ना, ऐसा मत करना मेरे भाई। यस, स्पीड कम ज़्यादा करनी है। चलो मैं आपको अब डेमोन्स्ट्रेशन देता और फिर मुझे बोलो। लॉक, बोल दे भाई, आप तो Equal and opposite forces acting, that is known as torque. कितनी बार बोला है। ये चाबी जैसे ही स्विच में लगाओगे, इस पर दो इक्वल अमाउंट के फोर्स अप्लाई होंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली अपोजिट होंगे एक दूसरे के। दैट इज कॉल्ड टॉर्क। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, दैट इज ऑल्सो अ टॉर्क। The direction of tire is forward and the direction of covered road is what? Backward. Clear? तो ये क्या हो गया? टॉर्क ही हुआ ना। तो सर फिर वो पेन के ऊपर का भी तो टॉर्च ही हुआ ना। तो आपने टॉर्च बोला। हाँ सर, मैं टॉर्च का टॉर्क बोल रही थी, ऊपर का, वो ऊपर गोल घुमाते हैं ना हम लोग, वो बोल रही थी। ग्रेट। चलो, अपने आंसर को भी मैनिपुलेट करना सीख लिए। चलो, वाइल, अरे ये एकदम बेस्ट एग्जांपल है उसका, वही तो डिस्कस करने वाले हैं हम। नहीं है? कैसे है? क्योंकि वो सेम फोर्स है दोनों इस पर भी। यस, वो जो है ना उसका, जहां पे वो फिक्स है, वो इस फोर्स के अपोजिट काम कर रहा है इस वक्त, और इस वक्त इसके अपोजिट काम कर रहा है। समझ में आया? इस वक्त इसके अपोजिट में, जाते वक्त उसके अपोजिट में। तो ये भी वही है। वाइल ओपनिंग द डोर, वाइल ओपनिंग द डोर फिक्स्ड टू अ फ्रेम ऑन हाइंड्स, हाइंड्स, हाइंड्स यानी ये जो है ना, ये हिस्सा हाइंड्स, कॉमा, वी अप्लाई द फोर्स, we apply the force from the, sorry, we apply the force away from the hinds and
hangs and perpendicular to the door and perpendicular to the door to open it with easy. कैसे बोलो, कितने इजीली ले लिया ना मैंने इसको इधर, कितने इजीली चले गए ना ये। अब अगर इतना ही फोर्स यहां पे अप्लाई करूं तो इतने स्लाइटली हो गया वहां पे नहीं, उससे कहीं ज्यादा फोर्स यहां पे अप्लाई करना पड़ा। समझ में आ रहा है? तो हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो यहां से दूर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्स है जैसे 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 टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस के साथ वैसे वैसे इसका फोर्स कम होगा। अब इस डोर को खोलने के लिए अगर मैं यहां पे उंगली लगाऊं या यहां पे धक्का लगाऊं तो बहुत फोर्स अप्लाई करना होगा ना। फोर्स कैसा है? अवे फ्रॉम द हैंड्स एंड परपेंडिकुलर टू द डोर। हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा है? अवे फ्रॉम द हैंड्स एंड परपेंडिकुलर टू द डोर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इस हैंड्स का फोर्स कम करना है। वो अपोज कर रहा है ना हमें, अगर वो अपोज नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाता, या फिर उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी। हम उसे खींचकर पकड़ कर ऐसे खींच रहे। इट मीन्स व्हाट? कोई तो फोर्स है जो उसे इधर नहीं आने दे रहा। तो ये जो रोटेशन हो गया ये हो गया टॉर्क केस में, बराबर। तो हर बार जब टॉर्क केस में आप फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होना चाहिए फोर्स। कहाँ होना चाहिए? ये हैंग्स मीन्स व्हाट? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है ना, इस एक्सिस पे तो रोटेट हो रहा है वो। सो अप्लाइड फोर्स मस्ट बी अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया? ये डोर के एग्जांपल में तो वो क्लियर हो गया, लेकिन यूनिवर्सली कैसे बनाओगे उसे? हर ऑब्जेक्ट के लिए द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जेक्ट। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं रहा, मान लो कि कोई फोर्स मैं यहां पे इसके टॉप पे अप्लाई कर रहा हूं, खुल जाएगा डोर? नहीं, इसको परपेंडिकुलर नहीं है ना वो। इसको अगर परपेंडिकुलर देना है फोर्स तो ऐसे देना होगा। आ गया समझ में अच्छे से? वेरी गुड, ब्रिलियंट बच्चे। नेक्स्ट, rotational ability. Write down. Rotational ability of a force not only depends upon the mass. Rotational ability